हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक हमें ईमेल पर भी कोई लिंक विंक नहीं भेजी तो भेज सकते हैं, ईमेल का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत मस्त है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम नदीम। तो यार काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाई इस वीडियो पे रिएक्शन दिया जाए, तो वीडियो भी बहुत ही बड़ा है। मतलब कि दुनिया हैरान हो चुकी है, भारत ने अपनी पॉलिसी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा चेंज कर डाला है। अच्छा, हाँ, देखते हैं वजह कौन सा चेंज किया है। तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो यार और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो यार वॉच करते हैं पहले ये वीडियो, तो फिर इसके बाद पता लगेगा क्या चेंजेस हुई हैं। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। रशिया के लिए मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ रही हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और ये दोनों देश भी यूक्रेन की तरह रशिया के ही पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड की तो रशिया के साथ 1340 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच होती है। ऐसे में अगर फिनलैंड नाटो का हिस्सा बनता है तो फिर 1340 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर नाटो फोर्सेस और उनके हथियार भी तैनात हो जाएंगे। ये सेम वही सिचुएशन हो जाएगी जिसके डर से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन करने की घोषणा की, रशिया ने भी दोनों देशों को चेतावनी देकर बता दिया कि अगर वो नाटो ज्वाइन करने की जिद के ऊपर अड़े रहते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ, और उनको इस फैसले के मिलिट्री और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी सैन्य और राजनीतिक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश अब रशियन गैस और ऑयल को बॉयकॉट करने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी 27 देशों के बीच धीरे धीरे सहमति बनते दिखाई दे रही है, और अगर यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल और गैस को बॉयकॉट कर दिया तो ये रशिया के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। भारत की बात करें तो भारत अब तक इस पूरे मसले में न्यूट्रल अप्रोच लेकर चल रहा था। मोटी बात यह थी कि भारत शांति व्यवस्था स्थापित करके युद्ध रोकने की बात को बार बार दोहरा रहा था, लेकिन भारत रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था। मगर अब क्योंकि यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 77 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर बड़ी जीत हासिल नहीं की है, इसलिए भारत ने दबे शब्दों में यूक्रेन की कंडीशन के लिए बोलना शुरू कर दिया है। बेशक अभी भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान एब्सटेन ही करेंगे, रशिया के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आजकल भारत ने यूक्रेन के आम लोगों, यूक्रेन की महिलाओं, बूढ़ों और खासकर यूक्रेनियन बच्चों की वकालत करना शुरू कर दिया है, जो अब तक नहीं देखा गया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपब्लिक वन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि यूक्रेन के अंदर खून बहाने से मसला नहीं सुलझेगा, यूक्रेन की औरतों और बच्चों की चिंता की जाए। अब ये तो हमको पता है कि यूक्रेन में खून बहाने के लिए रशिया को ही दोषी माना जा रहा है। पिछले कल थर्सडे को यूक्रेन युद्ध पर एक सेशन के दौरान डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन आर रविंद्र ने बोला कि इंसान की जान की कीमत पर और खून बहाने से कभी भी कोई हल नहीं निकाला जा सकता है। यूएन में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसमें भारत की तरफ से सबसे पहला पॉइंट यूक्रेन के बच्चों का उठाया, और उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण सबसे ज्यादा यूक्रेन के 75 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। बच्चे हमारे सब कुछ डाउन हो गए ना, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भारत ने ये मुद्दा भी उठाया कि यूक्रेन में 900 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। भारत ने कहा कि स्कूल्स और बाकी लर्निंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सुरक्षा के लिए यूक्रेन की सरकार जो कदम उठा रही है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी हम सब देशों को मिलकर मदद करनी चाहिए। भारत ने इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड सिक्योरिटी का भी मुद्दा उठाया, लेकिन जैसा कि 10th, 11th और स्टेटमेंट के 12th पॉइंट में मेंशन है, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड पर किसी भी प्रकार की राजनीति न करने की बात बोली और कहा कि किसी भी मसले का हल मासूम लोगों का खून बहाकर बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। ये तो है, उनके पास हथियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए डायलॉग यानी बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए, और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के मद्देनजर इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर का सम्मान करना चाहिए। वैसे ये पहली बार है जब भारत ने यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं के लिए इतने भावुक तरीके से आवाज उठाई है, यूक्रेन के बच्चों की शिक्षा की बात की है। खैर, रशिया यूक्रेन युद्ध जितना लंबा चलेगा, रशिया का साथ देना भारत के लिए उतना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए तो भारत बस स्टेटमेंट में ये मुद्दे उठा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को अब ये युद्ध या तो जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, या फिर क्या रशिया को ये युद्ध रोक देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जिसमें फायदा ही कोई नहीं खत्म
तो यार बातचीत करके भाई सब कुछ कर सकता है। लेकिन फाइनली इंडिया ने अपनी नीति बदलाई और बोला यूक्रेन के भाई यूक्रेन पे खून बहाने से ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, तुम लोगों को बात करनी चाहिए। वहाँ पे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे मासूम महिलाएं मारी जा रही हैं जिनके पास ना हथियार है ना कुछ है ना का, तुम लोग उनको मार रहे हो, क्या फायदा। बिल्कुल कहते हैं बातचीत करोगे तो फायदा होगा ना। बिल्कुल लोगों की स्टडी तालीम हर चीज तबाह हो गए, इंस्टीट्यूट तालीम इंडिया ने क्या क्या ये मुद्दे उठाए, जबरदस्त चीजें किसी ने आज तक यूएन के अंदर ये चीज नहीं बोली और आज इंडिया ने बोला है। बिल्कुल, और इंडिया ने ये बात बोली। एक बात है, इंडिया सही रास्ते का, वो जो सा भी रास्ता हो, अच्छा सही रास्ता हो, चाहे उस पर कांटे क्यों ना हो, इंडिया उस पर चलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब देखें अमेरिका को भी कोई ऐसा वैसे जवाब देना इंडिया ठीक हो तो इंडिया करता है। और अब देखो रशिया यहाँ पे, जाहिर सी बात है सबको पता है रशिया वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इतना अटैक नहीं करना चाहिए था, मासूम लोगों को बातचीत से मसले हल करने चाहिए थे। लेकिन ये कि बस उसने हमला कर दिया, अब फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इंडिया ने जो बोला है ना, बिल्कुल जबरदस्त बोला, अच्छा बोला है, बहुत जबरदस्त। ये और किसी मुल्क ने नहीं बोला जैसे इंडिया ने बोला। वजह इंडिया की तो शुरू से पॉलिसी रही है, जब जंग शुरू नहीं हुई थी मोदी जी ने बोला था पुतिन को कि ये जंग न करो, इससे बाज रहो, बातचीत करो, इसका हल निकालो, ऐसे लड़ाई झड़ाई में कुछ नहीं रखो, हासिल भी कुछ नहीं होगा। आज तक 2.5 महीने हो गए, कुछ मिला है रशिया को, घंटा उल्टा नुकसान हुआ, टैंक गए, जहाज गए, अपनी मैशियत उसकी तबाह हो चुकी है रशिया की, अपनी अभी और ऊपर से फिनलैंड को और को भी धमकी दे रहा, पुत्रों तुमने नेटो की तरफ जा रहा है, वो दरखास्त भी दे दी है। हाँ बिल्कुल, तो इस रशिया ने उसको धमकी दी है, कहता है भाई तू जा, तुझे मैं बताता हूँ, तेरा हाल भी यूक्रेन वाला कर दूंगा। कहता है मैं तो बर्बाद होया हूँ, तुझे भी कर जाऊंगा। यार ये चीजें गलत है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, रशिया खुद अपनी बर्बादी पे तोला हुआ है। बिल्कुल, इंडिया तो साथ इस पॉइंट पे आके इंडिया भी बोल उठा, बिल्कुल सही बात की है। कितना इंडिया साथ देगा, कितना इंडिया यूक्रेन रशिया को चलाएगा, एक हद होती है, एक इंतहा होती है। लेकिन भाई जो इंडिया ने बोला वह तो एकदम सही बोला, क्योंकि वहाँ पे मासूम लोगों की जानों का मसला है ना, हक की बात की है, बस हक की बात की है ये बात। और जो हक की इंटरनेशनल मंच पे बात करे तो वो कैसे बुरा देश हो सकता है, जो मतलब कि अगर पाकिस्तान इंडिया को बुरा कहता है, वो देश कैसे बुरा हो सकता है जो इंटरनेशनली मंच पे आके ऐसे लोगों पे बोले कि भाई इनकी सेवा की बात की है, यूक्रेन के लोगों की, उनके बच्चों की और उनकी औरतों की, इनके साथ, और एड्स पे भी बात की है, जो वो जा रहे हैं, कह रहे हैं उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इंडिया ने खुद एड्स दी है, कितनी खुराक और कितने जहाज पहुंचाए यूक्रेन, जहाज अभी जा भी रहे हैं। बिल्कुल यार दिन ब दिन जंग को रोकना चाहिए यार, कोई हल नहीं है इसके बगैर। रशिया को चाहिए कि आगे आए और इस जंग को रोके। मैं वो कहता हूँ ना, इंडिया को सब कुछ रशिया मानते तो रशिया इंडिया की अब बात मान ले तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया बुरा नहीं चाहेगा किसी भी देश का, हमेशा वो अच्छा ही चाहता है, जो इसके साथ वो दोस्ती निभाता है, दिलो जान से निभाता है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, तो बाय।